नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। शाम के 6 बज चुके हैं और हम लेकर हाजिर है हेलो किसान कार्यक्रम, जो कि एक फोन इन कार्यक्रम है। यानी कि इस कार्यक्रम में हम स्टूडियो में तो हमारे खास मेहमानों से चर्चा करते ही हैं, इसके साथ ही आप भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। जी हाँ, आप अपने सवालों के साथ इस कार्यक्रम में फोन कॉल के जरिए शामिल हो सकते हैं और हमारे खास मेहमानों से सुझाव भी ले सकते हैं। हम हर रोज कोई ना कोई अलग विषय आपके लिए लेकर आते हैं। तो आइए सबसे पहले बता दें आपको कि आज इस कार्यक्रम में हम किन विषयों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुने, आज के इस कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे पछेती गोभी की देखभाल एवं कटाई की। इसके अलावा सरसों की फसल में कीट व रोग नियंत्रण पर भी चर्चा होगी। अगर इन विषयों के बारे में आपको जानना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं 1800-113060 और 1800-113061। ये टोल फ्री नंबर है, यानी कि मुफ्त में आप कॉल कर सकते हैं। तो आप बेझिझक कॉल करें, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप बातचीत करें तो टीवी की आवाज बंद रखिएगा और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करेंगे तो रुकावट नहीं आएगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और हमारे खास मेहमानों से आपका परिचय करा दे। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर श्रवण सिंह मौजूद हैं, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक है, शासकीय विज्ञान संभाग IRI पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर श्रवण सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर रामलाल चौधरी, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक है, सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर राजस्थान में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो आइए बातचीत की यहाँ पर शुरुआत करते हैं। और जहां तक बात है पछेती गोभी की, तो डॉक्टर श्रवण समझना चाहेंगे आपसे कि पछेती गोभी की किसान जो है वो खेती करते हैं, तो किस तरह के फायदे हैं इससे, इसकी व्यावसायिक खेती करने के, और खासतौर पे इस समय किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। देखिए, हमारे भारत में फूल गोभी के 4 मुख्य समूह हैं जी। एक अगेती समूह है जो जून जुलाई में बुआई की जाती है, एक मध्य अगेती है जिसकी हम अगस्त के में बुआई करते हैं, एक मध्य पछेती है जिसकी सितंबर और अक्टूबर के महीने में बुआई करते हैं, और ये जो पछेती समूह है इसकी हम अक्टूबर, नवंबर और मध्य दिसंबर तक इसकी बुआई का समय रहता है। तो ये एक बड़ा समूह है और इसकी जो कटाई है वो जनवरी के अंत से लेकर के मार्च तक चलती है जी। तो ये महत्वपूर्ण समूह है। ये लगभग हमारे देश में जो 90 लाख मेट्रिक टन जो गोभी होती है लगभग, तो उसका लगभग 40 से 45% हिस्सा इसी फूल गोभी का होता है। अच्छा। इसकी पैदावार बहुत ज़्यादा होती है और समय अवधि भी लगभग कम है। तो इस दोनों की वजह से कभी कभी बाजार भाव कम रहते हुए भी अच्छा आमदनी किसानों को मिलती है। और जैसे जैसे हमने देखा कि मार्च का महीना आता है तो उस टाइम बाजार भाव अच्छे हो जाते हैं, तो किसानों को और अच्छा मुनाफा इससे हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी फसल है और किसान भाई इसकी अच्छे से खेती करते हैं, लेकिन उसमें कुछ समस्याएं आती हैं, कुछ बातें हैं, उनके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बिल्कुल। तो अच्छी आमदनी किसानों को तभी होगी जब उनकी जो फसल है वो अच्छी आएगी, उत्पादन अच्छा होगा। तो इसके लिए खास तौर पर कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है खेती के दौरान। तो वो कौन कौन सी बातें हैं, इसके बारे में जानेंगे आगे। उससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। सर्दियों की सब्जियों में फूल गोभी का प्रमुख स्थान है। फूल गोभी को शीतल और आर्द्र जलवायु की फसल माना जाता है। अच्छे अंकुरण के लिए फूल गोभी को 15 से 20 सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है। फूल गोभी के फूल का बनना बहुत हद तक तापमान पर निर्भर करता है। मौसम के आधार पर फूल गोभी की 3 तरह की किस्में होती हैं, अगेती, मध्यम और पछेती। फूल गोभी की पछेती किस्मों में स्नोबॉल 16, पूसा स्नोबॉल 1, स्नोबॉल 2 और पूसा K1 शामिल है। पूसा स्नोबॉल 1 किस्म की बात करें तो ये शरद ऋतु में लगाने के लिए उपयुक्त होती है। इसकी पत्तियां सीधी खड़ी रहती हैं। इस किस्म के फूल बर्फ की तरह सफेद, ठोस और आकर्षक होते हैं। वहीं पूसा स्नोबॉल K1 किस्म की फूल गोभी की बाहरी पत्तियां फैलावदार होती हैं। ये श्यामगलन रोग की प्रतिरोधी होती हैं। फूल गोभी के स्नोबॉल की सबसे पछेती किस्म है। इसकी औसत उपज 20-25 टन प्रति हेक्टेयर है। जिन किसानों ने पछेती गोभी की फसल लगा रखी है वो फसल की देखभाल करें, रोगों और कीटों से फसल को बचाएं। फूल गोभी की फसल को ज्यादा खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। पछेती फूल गोभी में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, गांठ गोभी में 34 किलोग्राम नाइट्रोजन की पहली टॉप ड्रेसिंग रोपाई के 20 से 25 दिनों बाद और इतनी ही मात्रा की दूसरी टॉप ड्रेसिंग रोपाई के 45 से 50 दिनों बाद करनी चाहिए। अगर कटाई की बात करें
तो जब फूल ठोस हो और पूरा आकार बना ले तो पौधे को जमीन की सतह से बड़े चाकू या दराती से काट लें। बाहरी पत्तों और तने को काटकर फूल को अलग कर लें। तो ये रिपोर्ट आपने देख ली। आइए अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर चौधरी मैं आपका रुख करना चाहूंगी। खास तौर पे सरसों के जो किसान हैं उनके लिए जानना चाहेंगे आपसे कि जो उसकी फसल है एक तरह से इसकी जो व्यावसायिक खेती किसान कर रहे हैं किस तरह का महत्व है उनके लिए और ये समय किस तरह से किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। जी सभी दर्शकों और किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपने बताया कि सरसों एक काफी महत्वपूर्ण फसल है और जब से हमें कोरोना काल देखने में आया तेल के भाव भी बहुत सारे बढ़ गए हैं और भारत भी लगभग 60% तेल का हम आयात करते हैं जो कि लगभग 75,000 करोड़ रुपए का होता है। बिल्कुल। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार भी काफी जोर दे रही है कि कैसे इसका उत्पादन बढ़ाया जाए और खुशी की बात यह है कि इस बार सरसों का जो एरिया है वो लगभग 8 मिलियन हेक्टेयर में है और अनुमानित जो उत्पादन है वो लगभग 10 मिलियन टन होने का ऐसा अनुमान है। और जैसे मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा इस बार बारिश बहुत अच्छी हुई थी जिस समय मतलब बुआई की जाती है, बुआई से जस्ट पहले तो लगभग सभी किसानों ने समय पे बुआई की है और फिलहाल जैसे लगभग जो किसान मान लो 10-15 अक्टूबर के आसपास बुआई की है उनकी फसलें जिनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई, फूल आने लग गए हैं और जो किसान भाई नवंबर में किए हैं उनमें अभी जैसे 30-35 दिन की क्रॉप हुई है। तो इस समय जो प्रमुख है कि वो कब सिंचाई दे, कितनी सिंचाई दे या खरपतवार आ रहे हैं तो उनका कैसा प्रबंधन करे या कोई रोग कीट आ रहे हैं तो इन सब जानकारियों का हम आगे भी चर्चा करेंगे। इस विषय पे हम इन चीजों का ध्यान रखें। जी तो सरसों की फसल में फसल प्रबंधन के लिहाज से ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है और किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। इस समय खेतों में सरसों की फसल लगी हुई है। अच्छी पैदावार लेने के लिए फसल की देखभाल करें। खास तौर से सरसों को कीटों और रोगों से बचाएं। सरसों में इस समय ज्यादा सिंचाई ना करें, साथ ही ज्यादा नाइट्रोजन का इस्तेमाल भी ना करें। ज्यादा पानी और नाइट्रोजन का इस्तेमाल करने से कई तरह के रोग सरसों में लग सकते हैं जैसे सफेद रतुआ, मृदु रोमिल, आसिता और तना गलन। इन रोगों के लगने से पैदावार और तेल की गुणवत्ता में कमी आ सकती है। सफेद रतुआ और काला धब्बा के लक्षण देखने पर 0.2% डाइथेन M45, मैकोजेब या रिडोमिल का छिड़काव करना चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो 10 से 15 दिनों के अंतराल पर एक और छिड़काव कर सकते हैं। दवा का इस्तेमाल कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ही करें। रोगों के अलावा सरसों को कीटों से भी बचाएं। सरसों में कई तरह के कीट लगने की आशंका रहती है और इनमें से एक है चेपाम या माहू। चेपाम हल्के हरे पीले रंग का होता है। इसके प्रौढ़ या शिशु पत्तियों की निचली सतह और फूलों की टहनियों पर समूह में पाए जाते हैं। ये पौधों के अलग अलग हिस्सों से रस चूसकर नुकसान पहुंचाते हैं। कीट लगे पौधे की बढ़वार रुक जाती है जिसके कारण कभी कभी फलियां भी नहीं लग पाती और अगर लगती भी हैं तो उनमें दाने चिपके और छोटे रह जाते हैं। बचाव के लिए कीट लगी टहनियों को कीट समेत तोड़कर अलग कर दें। अगर खेत में 20% पौधों पर कीटों का हमला हो जाए या औसतन 13 से 14 कीट प्रति पौधा हो जाए तो कीटनाशकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों में आरा मक्खी के हमले की आशंका भी रहती है। इसकी सूंडियां फसल के उगते ही पत्तों को काट काट कर खा जाती हैं। बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ सीतापुर उत्तर प्रदेश से विजेंद्र जी जुड़ रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। विजेंद्र जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी विजेंद्र जी अपना सवाल पूछें। विजेंद्र जी मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? विजेंद्र जी आपकी आवाज बहुत ही धीमी मिल रही है, कृपया थोड़ा तेज बोलें और अपना सवाल पूछिए। हेलो जी विजेंद्र जी। मैं गोभी खेती के विषय में जानना चाहता हूँ। जी
क्या सवाल है गोभी से जुड़ा हुआ? मैं गोभी की खेती के विषय में जानना चाहता हूँ। ठीक है, आइए जानते हैं। जी डॉक्टर श्रवण बताएं कि जिन किसानों ने इस वक्त गोभी की फसल ली हुई है उन्हें कौन कौन से सस्ती क्रियाएं करनी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, देखिए अभी पछेती फूल गोभी का समय है, वो लगभग 1 महीने की फसल हो चुकी है किसानों के खेतों में। तो उनके लिए ये आवश्यक है कि वो जो टॉप ड्रेसिंग की जो अभी हमने वीडियो में दिखाया है, लगभग प्रथम जो टॉप ड्रेसिंग है वो लगभग 40 किलो या 45 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नत्रजन का छिड़काव करके और गुड़ाई करें और मिट्टी चढ़ाने का कार्य करें जी। साथ ही साथ खरपतवारों की जो नियंत्रण के लिए इस समय जब गुड़ाई करें तो खरपतवार नियंत्रण के ऊपर भी पूरा ध्यान दें, उसकी उचित व्यवस्था करें। इन 2 महत्वपूर्ण बातों का विशेष ध्यान रखें जी। साथ ही साथ खरपतवारों का आपने जिक्र किया डॉक्टर श्रवण, में विस्तार से जानना चाहूंगी कि किसानों को खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या उपाय अपनाने चाहिए? हाँ, देखिए खरपतवार नियंत्रण के लिए फूल गोभी में एक तो रोपाई के समय जब खेत की तैयारी करते हैं उसमें जब पेंडीमेथालिन उसको 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से जब खेत नम अवस्था में हो तो उसका छिड़काव करें और उसके बाद रोपाई का कार्य करें। तो इससे जो शुरुआती 20-25 दिन के अंदर जो खरपतवार आते हैं वो नहीं आते हैं, ये सबसे अच्छा कारगर तरीका है। उसके बाद लगभग जब 35 से 40 दिन हो जाते हैं उस समय एक गुड़ाई अवश्य करें और मिट्टी चढ़ाने का कार्य करें। तो ये 2 गुड़ाई करते हैं, एक गुड़ाई कर देंगे और एक यदि स्प्रे करते हैं और उसके बाद जब गोभी की बढ़वार होती है वो बहुत अच्छे से ग्राउंड को कवर करती है, ज़मीन को कवर कर लेती है, तो उससे ज़्यादा खरपतवार फिर आते नहीं हैं। तो इतना भी यदि हम कर लें तो खरपतवारों का नियंत्रण अच्छे से हो जाता है। इसी के साथ ये खरपतवार नियंत्रण और गुड़ाई और नत्रजन की मात्रा देने के साथ साथ किसान भाई इस बात का भी ध्यान रखें कि कोई रोग या कीट तो नहीं आ रहा है। तो अभी ज़्यादातर इस समय कीड़े नहीं आते हैं लेकिन बीमारियां जरूर आती हैं। उसमें एक मर्दुरोमिल आसिता रहती है जिसमें पत्तों के नीचे की तरफ सफ़ेद चूर्ण जैसा पाउडर दिखाई देने लग जाता है, ऊपर की तरफ हल्के हल्के पीले धब्बे दिखाई देते हैं, इसको मर्दुरोमिल आसिता कहते हैं। इसके लिए जो रिडोमिल 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से जरूर छिड़काव करें। और ये ज़्यादातर बढ़वार की अवस्था में ये समस्या आती है, ये जनवरी तक रहेगी। ये 2-3 महीने इसके ज़्यादा वातावरण जो है वो जो कवक है उसके लिए ज़्यादा फेवरेबल है या उसके लिए ज़्यादा अच्छा है जी। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें जी। बिल्कुल। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। राकेश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी। माफ कीजिएगा, अखिलेश जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी डॉक्टर साहब नमस्कार सर जी। क्या सवाल है अखिलेश जी आपका? सवाल मेरा ये है कि हम पछेती सरसों लगाए हैं जिसमें हमारे फूल की अवस्था हो गई है पूरी तरह से और हमें कोई समस्या ना हो बाद में भविष्य के लिए, तो हमने पहली बार भी लगाया है। अच्छा। फूलों में कीड़े उड़े जैसे कि फूल झड़ना, तो इसके लिए कोई दवा हो तो पहले ही समाधान हो जाए तो बढ़िया रहेगा। और हमने गोभी भी लगाया है जो कि पछेती गोभी है, उसमें कुछ पौधे छोटे हैं जिसमें कि फूल आना चालू हो गया है, अभी पूरे पौधा विकास नहीं किया है। ठीक है। उसमें जो फल है उसमें रोमा टाइप जैसे कि फफूदी की तरह हो रहा है, अभी ही पौधा खराब हो रहा है। अच्छा ठीक है, आइए आपके दोनों सवालों के जवाब ले लेते हैं। पहले डॉक्टर चौधरी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर चौधरी बताएं क्या सुझाव देना चाहेंगे आप अखिलेश जी को? जी अखिलेश जी, जैसे कि आपने बताया कि आपने पछेती सरसों लगाई है तो मेरे ख्याल से लगभग 1 महीने की होगी। तो इस समय जो आप विशेष तौर पे जिनकी सावधानियां बरतनी चाहिए आपको, एक तो ये है कि आपके खेत में पौधों की संख्या ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक। तो विरलीकरण जिसको हम कहते हैं कि विरलीकरण कर ले आप। 2 लाइनों जैसे लाइनों में बुआई करते हैं, मान लो आपने 30 सेंटीमीटर की दूरी रखी है या 45 सेंटीमीटर की दूरी रखी है, लेकिन आप पौधों के बीच में जरूर 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी अभी कर सकते हैं आप। तो एक तो ये है कि आपकी उचित दूरी बनाए रखे, विरलीकरण करे आपकी फसल में। दूसरी चीज ये है कि लगभग आपके पहली सिंचाई का समय हो गया है, तो जैसे फूल भी आना स्टार्ट हो गया तो आप एक सिंचाई करें, लेकिन ध्यान ये रखें कि सिंचाई गहरी नहीं करे, मात्र लगभग 2.5 से 3 इंच खेत में पानी डाले, न कि पूरा लबालब भर दे, क्योंकि खेत में ज्यादा पानी होने से सरसों में रोग और कीड़े लगने की ज्यादा संभावना रहती है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। बाकी विषय और दूसरे साथ साथ आप खरपतवारों का भी, क्योंकि जैसे आप पानी देंगे तो खरपतवार आएंगे। तो अगर आपने शुरू में जैसे बुआई के समय पेंडीमेथिलिन यूज किया है बुआई के 1-2 दिन में, तो ज्यादा खरपतवार नहीं रहेंगे। लेकिन आपने नहीं किया है तो एक निराई की आपको आवश्यकता होगी, क्योंकि जैसे बताया कि खरपतवार जैसे पानी देंगे वो ज्यादा आएंगे। तो इन 2-3 चीजों का आप ध्यान रखें, बाकी फसल काफी अच्छी होगी आपकी।
बिल्कुल अखिलेश जी, हम उम्मीद करते हैं कि जो आपकी फसल है वो अच्छी होगी। तो ये तो आपका जवाब हुआ सरसों से जुड़ा हुआ। आइए गोभी से जुड़ा जो आपका सवाल था उसका भी जवाब ले लेते हैं। तो डॉक्टर श्रवण बताएं, वो फफूंदी की आशंका जता रहे हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए अखिलेश जी, आपने जो किस्म लगाई है वो पछेती फूल गोभी की नहीं है, वो कोई मध्य अगेती या मध्य पछेती समूह की है। क्योंकि अभी जो पछेती समूह है उसमें अभी फूल नहीं आने चाहिए थे। ये कोई किस्म का चुनाव गलत हुआ है। इसके लिए जैसे पछेती समूह की किस्मों के बारे में बता दूं कि जैसे पूसा संस्थान ने पूसा स्नोबॉल K1, पूसा स्नोबॉल KT25, ये 2 ओपन किस्में हैं। उसके अलावा 2-3 हाइब्रिड्स भी हैं, जैसे पूसा स्नोबॉल हाइब्रिड 1, पूसा स्नोबॉल हाइब्रिड 2 और पूसा कॉलीफ्लावर हाइब्रिड 301। ये ऐसे करके 3-4 हाइब्रिड्स हैं पूसा संस्थान के। और यदि आप कहीं बाजार से भी लेते हैं तो इस चीज़ को सुनिश्चित करें कि ये पछेती समूह की ही किस्म है। यहाँ थोड़ा सा चुनाव में गलती हुई है, इसलिए इसमें अभी फूल आने शुरू हो गए। तो ये छोटे छोटे फूल बनते हैं, इसको हम बटनिंग कहते हैं। इसके 2 कारण हैं, एक तो किस्मों का चुनाव गलत हो गया, और दूसरा ये होता है कि शुरुआती अवस्था में नाइट्रोजन की कमी है यदि पौधों में, और पानी की कमी है, खासकर नाइट्रोजन की कमी होने से ये समस्या ज़्यादा आती है, तो पौधा जल्दी छोटे छोटे फूल बना देता है। तो इसके लिए सलाह ये है कि जो फूल में यदि रोए बन गए हैं या फूल बन गए हैं छोटे आकार के, तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो फसल बची हुई है ठीक ठाक अवस्था में है, उसमें नाइट्रोजन का एक यूरिया लगभग 30-40 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ज़रूर दें, और उसके बाद पानी की भी उतनी व्यवस्था रखें। तो बढ़वार यदि अच्छी होगी तो फूल भी अच्छे बन जाएंगे। और कोई ज़्यादा इसमें वो बात नहीं है, कोई और स्प्रे करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। आगे से किसान भाइयों से सलाह है कि जिस समूह की आप खेती करते हैं उसी समूह की किस्म लें। अगेती के लिए अगेती की किस्म लें, पछेती के लिए पछेती की, और साथ ही साथ शुरुआती अवस्था में नाइट्रोजन का उचित प्रबंधन करें। बिल्कुल। तो अखिलेश जी, उम्मीद है कि अभी जो सुझाव आपको मिले हैं उन सुझावों पर आप जरूर अमल करेंगे और आपकी सरसों और गोभी दोनों की जो फसल है वो अच्छी मिलेगी आपको। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं दलपत सिंह गुर्जर जी, रतलाम मध्य प्रदेश से। जी दलपत जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार। जी नमस्कार। धनपत जी बताएं, क्या सवाल है आपका? थोड़ा मैं ये निवेदन कर रहा हूँ जी, अभी आपका प्रोग्राम देख ही रहा था कि जैसे अभी अपने जो ये गोभी वाली प्रजातियों के बारे में थोड़ा आप, एक तो मेलमेट कलर की होती है और एक बेस वाइट की होती है, तो इस समय में अपने को बुआई करना है तो इसमें कौन सी प्रजाति अच्छी रहेगी, और इसकी जो अपन लगाए उसमें कितनी दूरी रहेगी, कौन सा खाद देना पड़ेगा, सारा ट्रांसलेशन करके बताएंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा दीदी। जी जी जरूर, बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े रहें। बताएं डॉक्टर श्रवण। हाँ देखिए, जो किस्मों के बारे में आपने पूछा तो मैंने अभी बताया था कि 4 अलग अलग समूह हैं और हर समूह के अंदर अलग अलग किस्में हैं। तो वैसे तो बाज़ार में अलग अलग नामों से मिलती हैं। तो मेरे जो पूसा संस्थान की बात करें या सरकारी संस्थानों की बात करें जिनके बीज काफ़ी किफ़ायती दर पे मिलते हैं, उसमें हमारा जो अगेती समूह है जो जून जुलाई के महीने में बोते हैं, उसके लिए हमारे पूसा मेघना, पूसा अश्विनी, पूसा कार्तिकी और पूसा कार्तिक शंकर, ये 4 किस्में हैं। इन चारों किस्मों की, और एक पूसा दीपाली भी है, बहुत पुरानी किस्म है। तो ये जो 4 नई किस्में हैं जैसे कार्तिकी, पूसा अश्विनी, इनकी पैदावार अच्छी होती है, लगभग 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इनकी पैदावार हो जाती है। दूसरी जो किस्में हैं जो मध्य अगेती बोलते हैं, जिनको हम जुलाई की में बुआई करते हैं, जुलाई अंत में, और अगस्त के अंत या सितंबर के मध्य तक इसकी रोपाई करते हैं, वो मध्य अगेती हैं। इसमें हमारी एक किस्म है पूसा शरद, उसकी अच्छी पैदावार होती है, लगभग 20-25 टन के आसपास उसकी पैदावार होती है। उसके बाद जो मध्य पछेती समूह है जिसको सितंबर में बुआई करते हैं और अक्टूबर के मध्य तक लगाते हैं, उसमें पूसा पोसजा और पूसा जो सुक्ति है, 2 किस्में हैं। एक हाइब्रिड भी है पूसा हाइब्रिड 2, और एक नया हाइब्रिड आया पूसा संस्थान से, पूसा कॉलीफ्लावर हाइब्रिड 3 करके। तो ये जो अलग अलग किस्में हैं इस समय की हैं जिनको आप लगा सकते हैं। इनके बीज की मात्रा है लगभग 400-500 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से चाहिए होती है। हाँ, अगेती किस्मों में थोड़ी जमाव की समस्या रहती है, इसलिए वो उस समय किसान भाइयों को लगभग 750 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लें। तो और उसके बाद जो स्नोबॉल समूह है जो अभी मैंने बताई थी, पूसा स्नोबॉल K1, पूसा स्नोबॉल KT25 और पूसा स्नोबॉल हाइब्रिड 1 और पूसा स्नोबॉल हाइब्रिड 300 हाइब्रिड 2 और पूसा कॉलीफ्लावर हाइब्रिड 301, ये अलग अलग किस्में हैं। इसका आप पूसा संस्थान के कटराइन स्टेशन से मंगा सकते हैं स्नोबॉल का, और जो हमारी जो बाकी किस्में हैं उसको आप पूसा संस्थान से ले सकते हैं जी। रही बात इनकी जो रोपाई की, तो लगभग
अगेती समूह में बढ़वार कम होती है तो लगभग 1.5 फीट बाई 1.5 फीट की दूरी लें, और यदि 1.5 फीट बाई 1 फीट की भी दूरी लेते हैं, जैसे पंक्ति से पंक्ति की दूरी 1.5 फीट और पौधे से पौधे की दूरी यदि 1 फीट या 1.5 फीट लेते हैं तो बहुत अच्छी बढ़वार रहती है और ज़्यादा पौधे आने से पैदावार भी अच्छी होती है। हाँ, पछेती समूह में बढ़वार ज़्यादा होती है तो उस समय लगभग 1.5 फीट बाई 1.5 फीट का अंतराल रखें, और थोड़ा सलाह ये है कि मेड़ी के ऊपर रोपाई करें। उससे फ़ायदा ये होगा, पानी कम लगेगा और जो पत्ते ज़मीन में नहीं टिकेंगे तो बीमारियां भी कम आएंगी, क्योंकि शुरुआत इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। और जैसे नत्रजन की या खेत की तैयारी की बात है तो ज़्यादातर फूल गोभी में गोबर की खाद 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर देने की आवश्यकता होती है। साथ ही लगभग 150 किलो प्रति हेक्टेयर नत्रजन की आवश्यकता और 50 से 60 किलो फॉस्फोरस और 50 से 60 किलो पोटास देने की आवश्यकता है। सूक्ष्म पोषक तत्व जरूर दें, खासकर बोरॉन लगभग 10 किलो बोरेक्स प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दें। और साथ ही साथ पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में विस्तार से आगे चर्चा करेंगे डॉक्टर श्रवण। इस वक्त कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, हम जल्द हाजिर होंगे और ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहें हमारे साथ। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे, और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं, या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम पछेती गोभी की देखभाल के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा जो सरसों हैं उसमें भी फसल प्रबंधन किस तरह से करें, इसके बारे में हमारी बातचीत जारी है। अगर आप इन विषयों से जुड़े हुए सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए धर्मेंद्र जी अमेठी उत्तर प्रदेश से, आइए उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। धर्मेंद्र जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो हेलो धर्मेंद्र जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको?
चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है और बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर चौधरी, आपसे जानना चाहेंगे कि ब्रेक पर जाने से पहले आप हमारे कॉलर को बता रहे थे विरलीकरण के बारे में। मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताएं कि जो सरसों की फसल जिन्होंने ली हुई है, विरलीकरण का क्या महत्व होता है, क्या इसका मतलब है, इससे क्या फायदा होता है? जी, मैं विरलीकरण का मतलब यह होता है कि आपके खेत में मतलब पौधों की संख्या ज्यादा नहीं हो, घने नहीं हो जी जी, तो उनमें उचित दूरी बनाए रखें। तो एक तो उचित दूरी बनाए रखने का तरीका ये है कि ज्यादातर किसान भाई अभी भी सरसों की फसल को क्या छिड़क के बो देते हैं, तो पौधों की संख्या खेत में ज्यादा हो जाती है। लेकिन इसको जैसे लाइन में बुआई करेंगे ट्रैक्टर से सीड्रिल द्वारा, तो एक तो 2 लाइनों के बीच में उचित दूरी बनी रहेगी, एक तरीका वो है। दूसरी, जो पौधे से पौधे की दूरी है वो 15 से 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। तो जो एक्स्ट्रा पौधे होते हैं, एडिशनल पौधे होते हैं, उनको निकाल देना चाहिए, क्योंकि ज्यादा पौधे होने से एक तो पौधों की क्या ना ब्रांचिंग कम होगी, उनमें शाखाएं कम बनेगी। सीधे लंबे लंबे पौधे हो जाएंगे, तो किसानों को हानि होगी उससे पैदावार में। जी बिल्कुल, दूसरी विरलीकरण का ध्यान किसानों को जरूर रखना चाहिए सरसों की फसल में। आइए आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर श्रवण, आपसे जानना चाहूंगी, ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी कि किस तरह से जो गोभी की फसल में है उसमें पोषक तत्व प्रबंधन किसानों को किस तरह से करना चाहिए। खासतौर पर सूक्ष्म पोषक तत्वों की जब बात आती है तो इसका ध्यान रखना क्यों जरूरी है, और कुछ जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं इनकी अगर कमी हो जाए तो किस तरह की समस्या फसलों में आ सकती है? फूल गोभी में पोषक तत्वों का विशेष महत्व है और खासकर सूक्ष्म पोषक तत्वों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि पैदावार को तो प्रभावित करते ही हैं इनकी कमी, और साथ ही साथ कई प्रकार के विकार भी देखने को मिलते हैं। एक है जैसे बोरोन की यदि कमी किसी क्षेत्र में है और उसमें यदि फूल गोभी की खेती की जाए तो फूल के ऊपर काले काले धब्बे दिखाई देने लग जाते हैं। पहले वो भूरे दिखाई देते हैं, बाद में वो थोड़े ज़्यादा काले हो जाते हैं। और हमने देखा है कि फूल के ऊपर यदि धब्बे ऐसे बनते हैं तो उसका बाजार भाव नगण्य हो जाता है, उसको कोई भी उपभोक्ता खरीदना नहीं चाहता। इसलिए सीधा सीधा नुकसान किसान की आर्थिक आय को होता है। पैदावार तो कम होती है लेकिन आर्थिक आय बिल्कुल खत्म हो जाती है। जी। दूसरी, तो इसके लिए क्या करें, जैसे मैंने बताया था, खेत की तैयारी के समय लगभग 10 किलो बोरेक्स जरूर डालें। यदि किसी किसान भाई ने ऐसा नहीं किया है तो लगभग जब जो फसल है 45 दिन या 50 दिन की हो जाती है, फूल बनने की अवस्था से पहले ही एक स्प्रे बोरेक्स का 0.3% के हिसाब से कर दें। और जब फूल बनने की अवस्था शुरू हो जाए, फूल बनने शुरू हो जाए खेत में, उस समय एक स्प्रे और कर दें तो ये समस्या नहीं आती है, ये समस्या बिल्कुल ठीक हो जाती है। ऐसी कोई प्रॉब्लम किसानों को नहीं आती। बिल्कुल डॉक्टर श्रवण, माफ कीजिएगा, आपको यहाँ रोकना पड़ेगा। हमारे कॉलर हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र जी अमेठी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जी धर्मेंद्र जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। धर्मेंद्र जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो हेलो जी धर्मेंद्र जी, टीवी की आवाज बंद रखिएगा, इस बातचीत में देरी होगी, रुकावट आएगी। पूछे अपना सवाल। नहीं मैडम, आपकी आवाज थोड़ा कम रही है। हम सरसों 4 बीघा बो रखे हैं। जी ठीक है। हमारा तीन बीघा सरसों फूल पे है, लमसम 1.5 बीघा सरसों 4.5 बीघा बो रखे हैं। 1.5 बीघा लमसम अभी मैंने कल सिंचाई किया, आज किया जी। तो और मैंने सरसों कोसी हो रखी है। मैं बता रहा हूँ, ये हमारे यहाँ हाथ में जो है गांव में इसका नाम है वरना उसको मैंने वो रखा हूँ। बाकी मैंने 45 या 46 पायनियर कंपनी मैंने वो रखा हूँ। समस्या क्या आ रही है धर्मेंद्र जी, आपने सरसों बोई है तो? हाँ मैडम, समस्या क्या आ रही है, क्या परेशानी हो रही है? हमको परेशानी ये हो रही है, मतलब कीड़ा पड़े, पाला पड़े, उसमें कुछ ऐसे कुछ रोग से लग रहे हैं फूल पे मैडम। अच्छा ठीक है, किस तरह का रोग है, कुछ लक्षण बता सकते हैं? लक्षण तभी क्या बताऊं, हमारे पास बहुत छोटे हम बड़ी खेती भले करते हैं, मैं किनारे के साथ का, अभी हमारे पास छोटी मोबाइल है। ठीक है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर चौधरी, अगर आप समस्या समझ पाए हैं तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे इन्हें? जैसा मैं समझ पाया हूँ उनकी बातों से, सरसों भी उनकी या तो बहुत छोटी है, तो जब छोटी होती है, क्योंकि लेट बुआई की होगी हो सकता है,
मैं समझ नहीं पाया उन्होंने कब बुआई की है। तो शुरुआती अवस्था में अगर जैसे मान लो तापमान ज्यादा रहा हो या खेत में नमी कम रही हो तो एक चितकबरा रोग आता है, वो फसल को काफी नुकसान पहुंचाता है। जी तो या तो कारण वो हो सकता है, और तो उसके लिए अगर किसान भाई है एक दवा आती है इमिडाक्लोरपिड, उसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ज्यादा ही प्रकोप है तो मेलाथियोन 500 ml दवा 500 लीटर पानी में घोल बना के उसका छिड़काव कर सकते हैं। और अगर मान लो कोई बीमारी आ रही है, उनको लगता है कि इस अवस्था में अगर बीमारी आ गई है तो कोई भी एक सिस्टमिक फंजिसाइड वो यूज कर सकते हैं, कवकनाशी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया डाइथिन M45 या इसका यूज कर सकते हैं वो, और वो 40 दिन पे और दूसरा छिड़काव 70 दिन पे करेंगे तो उनका इस समस्या से निदान हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी सवाल ले ले। सोनू जी हिसार हरियाणा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सोनू जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी मैम नमस्कार। जी नमस्कार सोनू जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी सर, डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा सवाल ये है, मैंने एक महीने पहले सरसों बोई थी, लेकिन उसका जो है ना बढ़ नहीं रही है सर वो, और मैंने उसमें स्टार्टिंग में DAP नहीं डाला था और अब डाल दिया तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। और साथ ही मैं पता करना चाहता हूँ क्या सर मैं उसमें जीवामृत घोल डाल सकता हूँ क्या? अच्छा डॉक्टर चौधरी बताएं। जी जैसा आप बता रहे हैं कि शुरू में आपने या तो खाद जैसे कि फास्फोरस नहीं डाला और अब डाल रहे हैं। देखिए फास्फोरस से तो आपको अगर 1 महीने बाद डाल रहे हैं तो उतनी उपलब्धता फसल को नहीं हो पाएगी, लेकिन साथ में क्योंकि उसमें नाइट्रोजन भी है और आप जैसे बता रहे हैं कि लगभग 1 महीने की फसल हो गई है, अगर आप पानी दे दीजिए, हल्का पानी देने के बाद आप यूरिया का छिड़काव कीजिए। यूरिया आप इसमें लगभग 1 हेक्टेयर के लिए 90 किलो यूरिया काम में ले सकते हैं। इससे आपके पौधों की जो ग्रोथ है या वृद्धि है वो अच्छी होगी। और बाकी अगर पोषक तत्व भी आपने नहीं डाले, एक और चीज मैं भूल गया, आप क्या कह रहे थे कि जीवामृत के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या वो फसल में डाल सकते हैं? हाँ जीवामृत, वो भी जैसे पानी देंगे तो पानी के साथ ही उसको जीवामृत डाल सकते हैं। जी जी बिल्कुल, तो उसको पानी के साथ ही दे। जी सोनू जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर श्रवण, आप सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में बता रहे थे। मैं चाहूंगी कि इसकी जानकारी के साथ आप सिंचाई की सुविधाएं किस तरह की होनी चाहिए उसके बारे में भी जानकारी दें। हाँ तो देखिए किसान भाइयों, एक पोषक तत्व की कमी और ज्यादा खलती है उस समय फसल को, खासकर कैल्शियम की। कई क्षेत्रों में देखा गया है कि जो फूल के अंदर के जो साथ के पत्ते होते हैं छोटे छोटे, वो ऊपर से पीले पड़ जाते हैं या फिर जलने जैसे दिखाई देते हैं। वो कैल्शियम की कमी से रहता है। तो इसलिए कई क्षेत्रों में लगभग जहां ये समस्या होती हो तो किसान भाई लगभग 500 किलो चूना प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ज़रूर डालें खेत की तैयारी के समय, तो ये समस्या उसमें नहीं आती है। उसके अलावा ज़्यादातर समस्याएं जो हैं वो तापमान से संबंधित हैं, जैसे फूल का पिंक हो जाना या फिर उसके ऊपर रोए आना, ये सारे उसी की समस्या होती है। और जैसे मैंने एक बताया था, नाइट्रोजन पोषक तत्व की कमी से फूल छोटे रह जाते हैं, तो ये उसकी कमी से रहते हैं। अब बात आती है सिंचाई की, क्योंकि पोषक तत्व भी उचित प्रबंधन करेंगे, खेत की तैयारी भी अच्छी करेंगे, लेकिन सिंचाई प्रबंधन यदि ठीक से नहीं करेंगे तो समस्या ज्यादा गंभीर है। क्योंकि तो डॉक्टर श्रवण, माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपको रोकूंगी मैं, और सिंचाई की व्यवस्था किस तरह से करे किसान, इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले एक कॉलर का सवाल ले लेते हैं। पवन कुमार जी इस वक्त पानीपत हरियाणा से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पवन जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। पवन जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो। हाँ जी। जी पवन जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। हाँ जी। हाँ जी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि नैनो यूरिया का इस्तेमाल छिड़काव कर सकते हैं वो भी? जी आपने कौन सी फसल ली है पवन जी? जी ये 75 है जी। जी गोभी की फसल ली है? हाँ जी, 1 एकड़ में तो जी 45 दिन की फसल होगी जी, एक में 60 दिन की। ठीक है, बताएं। अच्छा, यदि आपने पवन जी, यदि आपने शुरुआत में नाइट्रोजन का प्रबंधन किया है, यदि शुरुआत में आपने उसको बेसल डोज दी है
और यदि 35 दिन 40 दिन बाद में उसके ऊपर टॉप ड्रेसिंग की है तो अभी छिड़काव की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये जो छिड़काव की आवश्यकता कब होती है, जो शुरुआती लगभग 15 दिन रोपाई के हो जाते हैं और फसल की बढ़वार कम हो रही हो, उस समय छिड़काव की सलाह दी जाती है। इस समय आप छिड़काव करेंगे तो उसमें थोड़ी सी समस्या ये आ सकती है कि फूल के ऊपर रोएं बनने की समस्याएं आ सकती है। जी जी, इसलिए अभी छिड़काव ना करें। आपने यदि पहले से डॉक्टर श्रवण, कई किसान हैं जो नैनो यूरिया के इस्तेमाल पर भी रुझान लेने लगे हैं और यही सवाल था कि नैनो यूरिया का इस्तेमाल क्या कर सकते हैं? हाँ, नैनो यूरिया का आप छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन जो अवस्था है फसल की वो थोड़ा ध्यान रखना है। लगभग जब 30-35 दिन की फसल हो जाए उससे पहले आप 1 या 2 छिड़काव करेंगे तो बढ़वार अच्छी होगी। उसके बाद तो लगभग 45-40 दिन बाद में हम लोग जब टॉप ड्रेसिंग करते हैं किसान भाई, उसके बाद छिड़काव की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पौधे की जो बढ़वार है वो शुरुआती अवस्था में होती है। उसके बाद तो फूल बनने की अवस्था अलग होती है। उस समय पोषक तत्वों की इतनी ज़्यादा खपत पौधे में होती नहीं है, वो धीरे धीरे करता है। लेकिन शुरुआती अवस्था में करिए, आप इस अवस्था में ना करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। बिल्कुल। तो पवन जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा और यहाँ पर चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले कुछ सवाल ऐसे शामिल कर लेते हैं जो दूरदर्शन किसान की कॉल सेंटर नंबर के जरिए हम तक पहुंचे हैं। और डॉक्टर चौधरी, एक सवाल जो है वो कॉल सेंटर के जरिए हमारे पास आया है सुमित जी का, उत्तर प्रदेश से, और इनका सवाल ये है कि सरसों में फूल आ चुके हैं, हम इसमें यूरिया और सल्फर खाद में मिलाकर डाल चुके हैं, परंतु डंडियां बहुत पतली हैं और लंबाई भी बहुत कम है, क्या करना चाहिए? जैसा मैं समझ पाया हूं कि उन्होंने बेसल डोज डाली है, जो बेसल हम देते हैं जब बुआई के समय, तो नाइट्रोजन की आधी मात्राएं दी जाती है जी। तो मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि आधी मात्रा वो बुआई करे तब डाले, जो शेष बची आधी मात्रा यानी लगभग 90 किलो यूरिया प्रति हेक्टेयर, वो इस समय जब पहली सिंचाई कर दे और जब खेत में जाने लायक हो जाए तो उसमें डालना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए। साथ ध्यान ये रखना चाहिए कि यूरिया का छिड़काव पत्तियों पर न गिरे, पत्तियों पर यूरिया न पड़े, क्योंकि इससे पत्तियां हैं वो मुरझा जाएगी। तो ये थोड़ी सावधानी बरते, लेकिन पहली सिंचाई के बाद यूरिया का प्रयोग करें, निस्संदेह उनकी पौधों की ग्रोथ में बढ़वार होगी। और सल्फर का जैसे उन्होंने बताया, तो उन्होंने मैं जो जान पाया कि सल्फर उन्होंने बेसल के या बुआई के समय यूज किया, वो काफी है। अभी नाइट्रोजन उसकी सल्फर डालने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर भी इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, नंदस्वरूप मिश्रा जी, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से। उनसे बात करते हैं। नंदस्वरूप जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्ते मैडम। नमस्कार सर, मैं नंदस्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। मैं जानना चाहता हूँ कि सरसों जो होता है हमारा, जो छोटा सरसों पौधा होता है, तो उसका एक हरा कीड़ा होता है, वो जो है पत्ता और तना सहित खा जाता है, और जो सुनहला कीड़ा होता है वो भी पत्ता खा जाता है। इसके बाद जब हमारे फल और फूल आने की अवस्था होती है तो उसमें माहू एक कीड़ा होता है, वो महीन वो पूरा जकड़ लेता है, वो नष्ट कर देता है। तीसरी चीज, हम कैसे पहचान करें कि मेरा ये सरसों पक चुका है, काटने योग्य हो गया? अगर कच्चा काटेंगे नुकसान हो जाए, ज्यादा पक जाए तो खेत में झड़ जाएगा। बिल्कुल जी, बहुत ही अच्छे सवाल आपने पूछे, आइए इसका जवाब लेते हैं। जी डॉक्टर चौधरी बताएं। जी मिश्रा जी, जैसे कि आपने बताया कि आपको शुरुआत की अवस्था से लेकर फूल बनने या बाद तक के कीट और व्याधि जो रोग है उनसे आपकी फसल खराब हो जाती है। तो मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि जब भी आप एक तो बीज खरीदे वो साफ सुथरा प्रमाणित हो, रोग रहित हो, प्रमाणित बीज ही खरीदे, ये ध्यान रखें। और इसके बाद क्या करें, आप बीजोपचार जरूर करें, क्योंकि जो समस्या आपको आ रही है वो जिसको चितकबरा रोग कहते हैं, वो कीट होता है चितकबरा, उसकी वजह से आपको परेशानी आ रही है। तो इसके लिए आप बीज को जो इमेटाक्लोरपिड है, इमेटाक्लोरपिड की 6 ग्राम दवा प्रति किलो बीज की दर से आप उपचारित करेंगे बीज को, तो आपको ये समस्या नहीं आएगी। और जब बाद में बीमारियां आपको दिखाई देती है तो आप जो कवकनाशी है, अब्रिडोमिल है, डाइथेनियम 45 है, या तो इनका आप 40 दिन पे दूसरा छिड़काव, 70 दिन पे छिड़काव करेंगे तो आपको इन बीमारियों से भी राहत मिलेगी। और सरसों की जो कटाई की बात ये है कि आप जब फसल सुनहरी दिखने लग जाए, जब सुनहरी हो जाए, फलियां सुनहरी दिखने लगे, तो उस समय आप कटाई कर सकते हैं। उस समय अवस्था ये रहती है कि उसके बाद में दाने में तेल भी नहीं बढ़ता है और
यद्यपि मतलब तेल घटना स्टार्ट हो जाता है अगर आप टाइम पे उसकी फिर कटाई नहीं करेंगे तो। और जैसा उन्होंने कहा कि ज्यादा अगर देरी से करेंगे तो फलियां भी झड़ जाती है जी। तो जब सुनहरी अवस्था रहती है सुनहरी तो उस समय आप कटाई करें जी। स्वरूप जी, उम्मीद है आपके सभी सवालों के जवाब आपको यहाँ पर मिल गए होंगे। इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। बैंक के एक्चुअल போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फुल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। हेलो किसान में आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर श्रवण, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने सरसों की कटाई की बात की, अब गोभी के बारे में भी जानना चाहूंगी कि कैसे किसानों को ये पता चले कि अब कटाई का वक्त आ गया है और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए कटाई के दौरान। हाँ, फूल गोभी में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कटाई जब फूल का विकास पूर्ण हो जाए और वो ठोस अवस्था में हो, उसी अवस्था में ही काटें। देरी करने से यदि फूल का में ढीलापन आ जाता है तो ये उसका बाज़ार में भाव बहुत कम हो जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब कटाई के लिए तेज़ चाकू या फिर दराती से या हंसिए से उसको पत्तों को लगभग सतह से थोड़ा सा ऊंचा उठा के काटें और फिर
फूल के साथ कुछ अंदर के पत्ते रखते हुए बाकी सब पत्तों को हटा दें। तो इस प्रकार से तैयार करें कि जब बाजार में लेके जाएं किसी बोरे में या किसी ट्रक में या कैसे भी, तो वो सीधी किसी भी सतह की टच ना हो, नहीं तो एक सॉफ्ट रॉट बीमारी होती है जिसको सड़न कहते हैं फूल की, वो आने की संभावनाएं रहती हैं। साथ ही किसान भाई कभी भी ऐसे कटे हुए फूलों को पानी से या किसी चीज़ से धोने की कोशिश न करें, उनसे ये सड़न की जो समस्या है वो ज़्यादा अधिक आती है। तो इस पत्तों के साथ उसको किसी चीज़ में डालें या किसी बोरे में या किसी बड़े सारे जो व्यवस्था करते हैं आप लोग, उसमें ट्रक में या किसी में डाल करके उसमें लेके जाएं और उसके साथ पत्ते ज़रूर रखें बाजार तक ले जाने में, तो उसमें फूल की जो गुणवत्ता है वो बिल्कुल बनी रहती है, अच्छी बनी रहती है, उससे बाजार भाव अच्छा मिलता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। सुभाष चंद्र जी सीकर राजस्थान से हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। सुभाष जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। सुभाष जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। टीवी की आवाज कृपया बंद कर दीजिए और पूछिए अपना सवाल। हाँ आवाज मिल रही है मैडम। मेरे सरसों लगा रखी है पायोनियर 45-46 की समय 45 दिन की हो गई है। अच्छा। उसके नीचे से पत्ते पीले हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पीला होके पूरा पत्ता पीला होके गिर जाता है और बढ़वाड़ नहीं हो रहा है, उठान नहीं हो रहा है उसमें। ठीक है डॉक्टर चौधरी बताएं क्या वजह हो सकती है इसकी? कौन सा कंपनी का खरीदना चाहिए, क्या चीज है ये भी समझाओ। जी आइए जानते हैं। जी जैसा कि किसान भाई ने बताया कि उन्होंने एक पायनियर कंपनी की है, इन्होंने जो ये किस्म ली है हाइब्रिड है 45-46। तो जैसा ही बता रहे कि लगभग 45 दिन की क्रॉप है, नीचे की पत्तियां पीली होकर झड़ रही है। तो जब क्योंकि इसका ड्यूरेशन भी कम है इस वैरायटी का जो ये इन्होंने ली है हाइब्रिड, तो नेचुरल रूप से भी पत्तियां झड़ सकती है, लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही है। इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा अगर उन्होंने पानी तो निसंदेह दे दिया होगा 45 दिन के है तो टॉप ड्रेसिंग जरूर करिए यूरिया की। शायद वो ज्यादातर किसान डालते नहीं है इस अवस्था पे, तो उससे नाइट्रोजन की कमी होने लगती है। और साथ ही साथ अगर सल्फर भी नहीं डाला है तो आप जिंक सल्फेट का 2.5 किलो जिंक सल्फेट ले लीजिए, उसको 500 लीटर पानी में डाल के 1 हेक्टेयर में छिड़काव कर सकते हैं अगर आपने पहले नहीं डाला तो। ये 2 सावधानी बरतें हैं आप। बिल्कुल सुभाष जी, जो सुझाव आपको मिले हैं उन पर आप जरूर अमल कीजिएगा। जी डॉक्टर चौधरी कुछ और जानकारी देना चाहते हैं? जी वो कह रहे थे कि कौन सी किस्म खरीदनी चाहिए या तो मैं कहूंगा कि हम सरसों अनुसंधान निदेशालय से भी काफी अच्छी किस्म विकसित की गई है और जैसा कि हम राजस्थान में ही है तो DRMR IG 31 हमारी काफी पॉपुलर वैरायटी है। अगर वो लेट में जाते हैं तो DRMR NRC HB 101 है, इन किस्मों को वो अपना सकते हैं। साथ ही हमारी राधिका है, ब्रजराज है, ये अभी बिल्कुल नई किस्में है जो रिलीज हुई है, तो इनको अपना सकते हैं। जी बिल्कुल, तो बहुत सी उन्नत किस्में हैं जो आ चुकी है और सरसों की। सुभाष जी मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी पैदावार ले पाएंगे इन सुझावों पर अमल करके और अच्छी प्रजातियों का चुनाव करके। जी आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी स्वागत है आपका, कृपया अपना नाम बताएं। अमीलाल जी इस वक्त हमारे साथ हनुमानगढ़ राजस्थान से जुड़ रहे हैं। जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो अमीलाल जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? अमीलाल जी मेरी आवाज मिल रही है तो टीवी की आवाज कृपया बंद कर दीजिए। ये है मैडम है। हाँ जी मेरा सवाल है डॉक्टर साहब से। हाँ मिल रही है, टीवी की आवाज कम है। डॉक्टर साहब से मेरा एक सवाल है। अमीलाल जी बातचीत में रुकावट आती है जब टीवी की आवाज आती है तो, और इससे देरी भी होती है। कृपया आप बंद कर दीजिए टीवी की आवाज। कम कर रखी आवाज मैंने। मैं पूछूं सवाल मैडम? जी बिल्कुल पूछिए। अमीलाल जी कृपया अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है मैडम, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी। एक सागरिका उर्वरक है कोई भारत सरकार का? जी। मेरा सवाल ये है कि एक बार कोई उर्वरक है, उर्वरक सागरिका उर्वरक है, वो उसकी सिफारिश करते हैं कृषि विशेषज्ञ सरसों में। ठीक है आइए जानते हैं। डॉक्टर चौधरी बताएं। जी अमीलाल जी मैंने ये खाद के बारे में नहीं सुना है, सच में कहूँ मैं,
अगर इसमें कंटेंट क्या है तो मैं आपको बता पाऊंगा कि आपको करना चाहिए या नहीं चाहिए। मतलब क्या इसमें है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस, सल्फर है, या सूक्ष्म पोषक तत्व है, या कोई ग्रोथ हार्मोन है इसमें, कुछ थोड़ा बता पाएंगे तो मैं बता पाऊंगा कि आपको यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब जी ये वर्ड डॉक्टर चौधरी, सागरी का जो है वो समुद्री शैवाल से बना हुआ है उर्वरक, जैव उर्वरक, और इसकी अनुशंसा की जाती है। तो क्या सरसों की जो फसल है उसके लिए इस तरह की जो जैव उर्वरक है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है? हाँ जी हाँ, एक वो जो शैवाल है उसका जरूर सरसों में प्रयोग, कुछ अनुसंधान हुए हैं उस पे, तो ये किया जा सकता है। जी जी बिल्कुल। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर श्रवण, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि फूल गोभी की जो फसल है उसे कई तरह के रोग व कीट प्रभावित कर सकते हैं, तो ऐसे में किसानों को किस तरह से सावधान रहना चाहिए इस समय खास तौर पे? फूल गोभी में 3-4 मुख्य बीमारियां हैं। यदि बीमारियों की बात करें, एक है जो मर्दूल रोमिल आसिता, जिसको डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं, जिसमें पत्तों के नीचे की तरफ सफ़ेद चूर्ण जैसा बनता है, सफ़ेद पाउडर बनता है और ऊपर पीलापन आ जाता है पत्तों के। ये खासकर दिसंबर जनवरी के 2 महीने में ही ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके लिए जैसे मैंने बताया था कि एक तो रिडोमिल का स्प्रे जरूर करें 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। ये स्प्रे जो है किसी भी केमिकल का, ये फूल बनने की अवस्था से पहले ही करने होते हैं। फूल बनने के बाद कोई स्प्रे की सलाह नहीं दी जाती। दूसरी बात ये कि जो प्रभावित पत्ते हैं उनको खेत से जरूर बाहर करें, क्योंकि ये जो कवक एक बार पनपने लग जाता है तो वो फिर पूरे खेत में फैल जाता है। यदि समय रहते ऐसे पत्तों को खेत से बाहर कर दें तो ये ज़्यादा फैलता नहीं है। दूसरा जो रोग है वो काला सड़न होता है, उसमें पत्तों के किनारों के ऊपर पीले धब्बे पड़ जाते हैं और कभी कभी वो थोड़े कोणी आकार के भी दिखते हैं। तो इस चीज़ को, इसके रुकाव के लिए क्या करना है, एक तो किसानों को जब भी बुआई करें तो बीज का उपचार जरूर करें। लगभग गर्म पानी में, गुनगुने या थोड़े से गर्म पानी में बीज को आधा घंटा डुबो के रखें, सबसे आसान तरीका है। और यदि कोई किसान यदि समझते हैं इस चीज़ को कि जैसे स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एक दवाई है, उसमें लगभग 200 ppm का एक घोल बना करके उसके अंदर भी उसको थोड़ी देर के लिए डुबो सकते हैं, 15-20 मिनट के लिए, उससे भी उपचारित कर सकते हैं। लेकिन गर्म पानी से जो उपचार है वो सबसे इफेक्टिव है। जी। उसके बाद जो प्रभावित पत्ते हैं खेत में, आजकल यदि कोई ऐसे पत्ते दिख रहे हैं तो उनको खेत से जरूर बाहर करें। ये दूसरी जो समस्या है। और जो तीसरी जो समस्या आती है उसमें फूल के ऊपर काले काले धब्बे पड़ने लग जाते हैं। पहले पत्तों पे भी बन जाते हैं, उसमें गोल धब्बे बनते हैं, गोल और काले। तो इसके लिए इसको अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा रोग कहते हैं। इसके लिए मैंकोजेब M45 का, मैंकोजेब M45 जो दवाई है उसका 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं पत्तों के ऊपर ही। साथ ही बीमार पत्तों को जरूर हटाएं। तो ये 3-4 बीमारियां हैं जो किसानों के समस्याएं आती हैं, और इसलिए सावधान रहना चाहिए किसानों को। अगर सावधानी बरतेंगे तो अच्छी पैदावार ले पाएंगे। डॉक्टर चौधरी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि जो सरसों की फसल है वहां पर किसानों को किस तरह से रोग व कीट का खतरा होता है, कौन कौन से बचाव के उपाय अपना सकते हैं किसान? जी मैडम, जैसे हम चर्चा में शामिल किए काफी सारे सवाल, और लेकिन मैं एक विशेष जो बताना चाहूंगा कि जो रोग आता है तनागलन जिसको कहते हैं, बहुत ही एक उग्र रूप धारण कर लेता है और फसल को बर्बाद कर देता है किसान। और ये लगभग जब फूल बन जाते हैं उसके बाद में दिखाई देता है। तो उसमें क्या जो तना होता है वो तना बीच में से, मतलब भूमि के ऊपर से सड़ जाता है, गल जाता है और तना टूट जाता है जी। तो किसान भाइयों को इस रोग से बचने के लिए, क्योंकि बहुत ही भयंकर रोग है, तो ये 1 साल में अगर निजात पाना चाहेंगे तो भी नहीं होता, क्योंकि इसके जो स्क्लेरोटिया होता है वो खेत में, मतलब जो कवक जनित जो रहता है वो गिर जाता है, तो बार बार ये खेत में आता है जी। तो लेकिन जब किसान भाइयों को ये दिखाई दे खेत में, तो आप इसमें बाविस्टिन जो दवा आती है उसका 0.1% का घोल बनाकर आप छिड़काव कर सकते हैं। वो 20 दिन पे दो बार छिड़काव कर सकते हैं। इसके जी हाँ, बाकी अगर जैसे आपने सीड ट्रीटमेंट अच्छे से किया है, एप्रोन से किया है, तो बाकी सारी बीमारियां हैं उनसे निजात पाया जा सकता है। जी जी जी। डॉक्टर चौधरी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और सरसों की फसल की देखभाल और फसल प्रबंधन के बारे में बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।
आइए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही संक्षेप में डॉक्टर श्रवण आपसे चलते चलते कुछ सुझाव किसानों को अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। देखिए किसान भाइयों, कीड़ों के ऊपर आज थोड़ी बात कम हुई, तो गोभी वाली फसलों में जो अभी है उसमें फरवरी के महीने में एक कीड़ा आएगा जिसको हीरक प्रस्थ पतंगा कीट कहते हैं, जिसकी छोटा सा कीड़ा रहता है, उसकी जो इल्ली है वो पीले नहीं हरे रंग की रहेगी और उसके ऊपर थोड़ा सा कॉटनी ग्रोथ दिखेगा, थोड़ी सी जाली दिखेगी और वो कभी कभी पत्तों के लटकता हुआ भी दिखाई देता है। उसको हीरक प्रस्थ पतंगा कीट कहते हैं। इसके बचाव के लिए लगभग 25वीं कतार है वो फूल गोभी इसकी सरसों की जरूर बोएं। तो ये कीड़ा ज़्यादा उसी के ऊपर आता है तो उस पर आप स्प्रे कर सकते हैं, उसको खेत से हटा सकते हैं बाद में। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें, हर 25वें पंक्ति में सरसों जरूर बोएं। साथ ही समय रहते इसके लिए जो छिड़काव है, जैसे इंडोक्सीकार्ब 1 ml 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के घोल का छिड़काव समय रहते कर लें और फूल आने की अवस्था से पहले पहले करें। तो ये जो दो किसान ये तमाम सावधानियां जरूर बरतेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी डॉक्टर श्रवण, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो विस्तार से आज आपने जाना कि किस तरह से गोभी की और इसके अलावा सरसों की आप अच्छी फसल ले सकते हैं, कुछ बातों का ध्यान रखकर। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कि अगले विषय में किन विषयों के पर चर्चा होगी हेलो किसान कार्यक्रम में। तो सोमवार को जो हेलो किसान कार्यक्रम का प्रसारण होगा उसके विषय रहेंगे रबी फसलों में कृषि यंत्रों के प्रयोग और इसके अलावा अनार प्रसंस्करण। तो इन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी सोमवार को और आप भी अपने सवालों के साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। आप अपने सवाल हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। आप चाहे तो फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़े रह सकते हैं। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए हिंदी में टाइप करें हेलो किसान, इसके साथ ही हेलो किसान का पेज फेसबुक पर खुल जाएगा। इसके अलावा दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 1800-113060 पर। आप सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर ये कार्यक्रम दोबारा देखना चाहते हैं तो आप टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसके साथ ही आप यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएंगे और आप ये कार्यक्रम दोबारा यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। इसके साथ हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।